और जो RWS बन के अपने आप को सोच रहे बेचारे, वो सबको पता है कि इस तरीके से उनको प्राधिकरण के आगे झुकना पड़ता है। जी। तो ये नोएडा प्राधिकरण को समाप्त करने का जो सवाल है वो तब है अगर नोएडा प्राधिकरण यहाँ रहना चाहता है तो अपने इंडस्ट्रियल फंक्शंस करे। म्यूनिसिपल फंक्शंस के लिए, सिविक इश्यूज़ के लिए यहाँ पे सरकार को एक अलग बॉडी आज नहीं तो कल बनानी पड़ेगी, चाहे 10 साल लगें चाहे 15 साल लगें। यहाँ पे नोएडा जैसे शहर में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, जज, पता नहीं कौन कौन, जो रिटायर्ड लोग हैं, युवा हैं, जो बहुत बदलाव करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी। जी। क्या उन लोगों के पास वो शक्ति नहीं है कि एक अधिकारी से ज़्यादा कि वो आके बैठ के यहाँ की समस्याओं को सॉल्व कर सकें? उनको कोई अधिकार है ही नहीं। लेकिन जो लोग 3 साल 2 साल के लिए यहाँ आते हैं, उन लोगों के लिए अधिकारियों को पूरी शक्तियाँ दे रखी है। वो एक बंद कमरे में हमारा फ्यूचर डिसाइड करके चले जाते हैं और उनके घरों में कई बार किलो के हिसाब से हीरे मिलते हैं, कभी करोड़ों रुपए मिलते हैं। आपको पता होगा किलो के हिसाब से हीरे मिले, बिल्कुल करोड़ों रुपए। जो साइकिल पे चलते हो अधिकारी अपने ज़िले में, यहाँ उनके घरों में मर्सिडीज, BMW और फरारी भी मिली हैं। तो अगर उनको ही आपको बड़ा बनाना है तो मेरे ख्याल से तो ये लोकतांत्रिक जो अधिकार है हमारे, उनके सख्त खिलाफ। नमस्कार, PNI टॉक में आपका स्वागत है और आज आपको मिलवाने वाले हैं नोएडा की एक खास शख्सियत से, RTI एक्टिविस्ट रंजन तोमर, जो कि डॉक्टर भी हैं, एडवोकेट भी हैं। आइए स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में डॉक्टर रंजन तोमर का। रंजन जी नमस्कार। नमस्कार पवन जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपकी टोपी का राज। देखिए, ये एक्चुअली जो है ना, जिसे कहते हैं ना विरासत, मेरे पिताजी समाज सेवी हैं। नोएडा के बहुत लोग जानते हैं उन्हें। श्री अजीत सिंह तोमर बजरंगी 24 पुस्तकें लिख चुके हैं समाज सेवा के ऊपर, भ्रष्टाचार के खिलाफ, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ। तो उनकी जो ये पहचान मानी जाती है, और आज अब वो 70 वर्ष के हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सामाजिक रूप से एक्टिव नहीं रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक उनकी जो विरासत है उसे आगे ले जाने की सिर्फ कोशिश है। और जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे लोग इस रूप में जान जाएंगे कि भाई ये रंजन तोमर जो हैं ये अजीत सिंह जी के बेटे हैं, उस दिन मेरे कहीं ना कहीं बहुत कुछ जीवन में मैं पा लूँगा। अभी तो फ़िलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके पैर की धूल के समान मैं बन पाऊँ। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं समाज में और करते जा रहे हैं। अभी 24 लिख चुके हैं, 25वीं पुस्तक अब लिख रहे हैं। तो इसके पीछे का राज सिर्फ यही है सर। आप RTI एक्टिविस्ट माने जाते हैं जी। तो इसकी शुरुआत कब, कहाँ, कैसे हुई? देखिए, मैं LLB कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जी। वहाँ से LLB करने के टाइम पे नोएडा का ही मैं निवासी था एक स्टूडेंट के रूप में। तो 1-2 बार मैं पार्किंग करने के लिए नोएडा सेक्टर 18 में गया। तो वहाँ पे क्या होता था कि उस टाइम पे प्राधिकरण की कुछ जो नीतियाँ ऐसी होती थी, अब ये नीति कहें या जानबूझ के नीति कहें इस टाइप की, कि उसमें टैक्सेस इस तरीके से जोड़े जाते थे पार्किंग चार्ज में कि जो चार्ज होता था वो 14 रुपये 20 पैसे, 15 रुपये 60 पैसे, इस तरीके से होता था। अब अगर 15 रुपये 60 पैसे तो कोई देने वाला है नहीं, या 14 रुपये 20 पैसे तो किसी के पास होते नहीं। तो वो क्या होता था कि व्यक्ति अमूमन या तो 20 रुपये दिया करता था, और 20 में से ज़्यादातर जो पार्किंग के ठेकेदार थे या ये लोग थे वो उसको वापस नहीं दिया करते थे, 5 रुपये 4 रुपये, और बात हो जाती थी। ज़्यादातर अमूमन ये हुआ करता था। और वो 5-6 रुपये जो जाते थे वो ब्लैक मनी के रूप में या तो प्राधिकरण के अफसरों के पास जाते थे जी, या फिर वो उन ठेकेदारों के पास जाते थे। जब मैंने ये चीज़ देखी तो मैंने एक RTI फाइल की, और जब वो RTI लाई कि भाई एग्जैक्ट इसके पीछे का रीज़न बताया जाए मुझे कि ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई गई है कि इस तरीके की राउंड ऑफ फिगर में अमाउंट क्यों नहीं है। और एज ए स्टूडेंट ही मैंने एक RTI फाइल की थी उस समय पे। ये तकरीबन 2014 या 15 की बात है। तो जब मैंने ये किया तो मैंने देखा कि उसके बाद जब वो खबर आई कि हाँ भाई हम इस पे पॉलिसी है लेकिन उसको एग्जिस्टिंग पॉलिसी को चेंज करना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि एक इतनी सी पॉलिसी एक इंटरवेंशन से, और फिर मैंने मीडिया की मदद ली कि इतना बदलाव ला सकते हैं। और उसके कुछ ही महीने के बाद वो पूरी पॉलिसी चेंज हो गई और पॉलिसी में अमाउंट जो है वो राउंड ऑफ हो गई ताकि आम जनता को भी बेनिफिट हो सके, और जो अमाउंट है वो ब्लैक मनी के रूप में किसी अधिकारी या किसी ठेकेदार की जेब में ना जाए। जी। तो जब मैंने देखा कि एक आम आदमी के पास ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग कोई नहीं कर पा रहा है, या मुझे जानकारी है, या मैं मीडिया की हेल्प ले सकता हूँ, तो जब छोटी छोटी शुरुआत हुई, जैसे कहते हैं पहला कदम मैंने रखा, तो मुझे अब लगा कि एक आम आदमी के रूप में बड़ा पावरफुल फील हुआ। मुझे लगा कि मैं प्रयास करूँगा, छोटा सा प्रयास सकारात्मक बदलाव जब हुआ जी, तब से मुझे लगा कि एक RTI की भी बहुत पावर है और इसका इस्तेमाल मैं बहुत सारे गलत चीज़ों के खिलाफ कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ हमेशा देखी जाती है कि आप प्राधिकरण के खिलाफ रहते हैं, कहते हैं कि भाई ये तानाशाही है, अंग्रेज़ों जैसा कानून चलता है और एक दिन ये ख़त्म होगी, इसकी आप लड़ाई भी लड़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, नोएडा प्राधिकरण जो है वो इंडस्ट्रियल टाउनशिप एक्ट के तहत बना हुआ है जी। क्योंकि मैं कानून जानता हूँ, तो मैं कानून की बात करता हूँ, फैक्ट्स की बात करता हूँ।
जी। नोएडा प्राधिकरण एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप है। इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो है वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की प्रीडोमिनेंस होती है कि इंडस्ट्री है सारे में। अब नोएडा जो है वो प्रॉपर इंडस्ट्रियल टाउनशिप है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ सरकारों के माध्यम से यहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है क्योंकि नोएडा के अंदर एक म्यूनिसिपल सिस्टम होना आवश्यक है। ग्राम पंचायत यहाँ समाप्त हो चुकी हैं। आरडब्ल्यूए की कोई पावर नहीं है, गेट तक नहीं लगा सकते। आरडब्ल्यूए के जो पावर है, आप अगर गेट पॉलिसी देखें नोएडा की तो हर नोएडा चीज़ के लिए अथॉरिटी की परमिशन हर जगह नोएडा प्राधिकरण सुप्रीम है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है हमारे यहाँ पे, हमारी जो लोकल बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो होनी चाहिए। भारत का संविधान कहता है कि भाई हमारे इस महाद्वीप के हर भूभाग में एक चुना हुआ प्रतिनिधि होना चाहिए, जबकि यहाँ नहीं है जी। और ये जो मैं बात कहता हूँ इसमें भी एक फैक्ट है। सेक्शन 58 जो हमारे इंडस्ट्रियल टाउनशिप एक्ट का सेक्शन 58 है, वो ये कहता है कि जब इंडस्ट्रियल टाउनशिप की आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो उस इंडस्ट्रियल टाउनशिप को सिर्फ एक सरकार के नोटिफिकेशन से समाप्त किया जा सकता है। ये बात किसी को नहीं पता। नोएडा प्राधिकरण अपने आप को सुप्रीम समझे हुए है कि हम तो सदा मदा के लिए यहीं के हो गए हैं, 100 साल की लीज दे रहे हैं, 200 साल की लीज दे रहे हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल टाउनशिप का कोशिश ये होनी चाहिए थी कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप आपने सेटअप करी, इंडस्ट्री के फंक्शंस आपने फुलफिल कर दिए। अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज के लिए ग्रोथ के लिए बहुत लिमिटेड स्कोप बचा है। आप 10 साल और ले लीजिए, 10-5 साल बाद अपना काम करो और जाओ। किसने बोला? आप इंडस्ट्री का जो एरिया है वहाँ को रूल करने के लिए नोएडा जैसे प्राधिकरण की आवश्यकता है, लेकिन नोएडा का बाकी भूभाग जो है अगर देखेंगे तो उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है, रेजिडेंशियल सेक्टर हैं, 81 से ज़्यादा गांव हैं। क्या हम लोगों ने इंडस्ट्रीज के लिए अपने प्लॉट दिए थे या ज़मीनें दी थी? वो सारी की सारी जो इंडस्ट्री सेटअप करी, बिल्डर्स यहाँ पे आए, वो सारी की सारी चीज़ें जो हुई वो नोएडा प्राधिकरण की अपनी नीतियों के कारण हुई, जो कि बंद कमरों में बनाई गई जी। और जो कलकत्ता, मुंबई, कानपुर, ये जो जहाँ पे इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स बनाई गई हैं वहाँ स्पेशल टाउनशिप्स बनाई गई हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री का काम होता है। जी। नोएडा के अंदर इंडस्ट्री भी है, बिल्डर भी हैं, गांव भी हैं, लेकिन चलती किसकी है? सिर्फ नोएडा प्राधिकरण की। तो क्यों इसे ख़त्म ना कर दिया जाए? जब इसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी जिस दिन, उस दिन इसे हटा दिया जाए, ये मेरी मांग है। दूसरा सवाल आपने पूछा था कि आप इसे अंग्रेज़ों के बराबर क्यों मानते? और मैं ये बड़ा सीरियसली बात का जवाब देता हूँ कि अंग्रेज़ी शासन के साथ जब मैं इक्वेट करता हूँ तो बड़े लोग इस बात से नाराज़ हो जाते हैं और हो जाए, कोई बात नहीं कि अंग्रेज़, और ये आज की बात नहीं है, ये 1976 से लेकर आज तक मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं इसको एक डायग्राम के रूप में तो खैर यहाँ पे वो नहीं है कि मैं समझा सकूँ, बट ऐसे ही समझाता हूँ कि जैसे अंग्रेज़ी शासन में ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी इंग्लैंड में, लंदन में रानी बैठा करती थी जी, वहाँ से यहाँ पे होते थे वाइस रॉय जी, और वाइस रॉय जो है वो यहाँ की जो जनता है, वहाँ में अंग्रेज़, काले अंग्रेज़ भी कहा जाता था, जो यहाँ का पैसा लूट के और वहाँ इंग्लैंड में पहुँचाया जाता था जी। ऐसे ही यहाँ पे सीईओ जो है वो वाइस रॉय है नोएडा के, और रानी बैठती है लखनऊ, चाहे वो किसी भी तरीके किसी भी सरकार की हो, आज की हो, पुरानी सरकारों की हो। सबसे ज़्यादा पैसा नोएडा से जाता है, सबसे ज़्यादा लूटा नोएडा के लोगों को जाता है, और सबसे ज़्यादा लालच यहाँ के लोगों को दिया जाता है, भाई तुम इतने बड़े हो गए, उतना कुछ है तुम्हारे पास। लेकिन नोएडा के ग्रामीणों को, नोएडा के शहरवासियों को जिस तरीके की सुविधाएं मिलनी चाहिए उसके आसपास भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो रंजन जी ये बताइए, क्या नोएडा प्राधिकरण का अस्तित्व कभी समाप्त होगा, और होगा तो कब तक मान लिया जाए कि ये आपका जो सोचा हुआ सपना है पूरा होगा? देखिए, मैं एक बात साफ बोलता हूँ, कई बार तो प्राधिकरण के अधिकारियों से मेरी इस बारे में बातचीत होते हुए नाराज़ भी हो जाते हैं, आप ऐसे कह रहे हैं कि अथॉरिटी का समाप्त कर दिया जाए। देखिए, जनता का हित किस में है? जनता का हित इसी में है कि यहाँ पे एक म्यूनिसिपल सिस्टम रहे जहाँ पे आदमी की पहुँच हो। नोएडा प्राधिकरण पे पहुँचना, वहाँ तक शिकायत करना बड़ा टेढ़ा काम है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में आप देखिए, आपने ग्रामीण पंचायत समाप्त हो चुकी है, कोई है ही नहीं वहाँ पे, किससे बात करें, कहाँ पे परेशानियों को लेके। शहर में आप आरडब्ल्यू खेल रहे हैं, आरडब्ल्यू बनी हुई है, हमारे पास ये पावर है, हमारे पास वो पावर है, बट रियलिटी है कोई भी संवैधानिक पावर आपके पास नहीं है। और जो आरडब्ल्यूएस बन के अपने आप को सोच रहे बेचारे, वो सबको पता है किस तरीके से उनको प्राधिकरण के आगे झुकना पड़ता है जी। तो ये नोएडा प्राधिकरण को समाप्त करने का जो सवाल है वो तब है अगर नोएडा प्राधिकरण यहाँ रहना चाहता है तो अपने इंडस्ट्रियल फंक्शंस करे। म्यूनिसिपल फंक्शंस के लिए, सिविक इश्यूज़ के लिए यहाँ पे सरकार को एक अलग बॉडी आज नहीं तो कल बनानी पड़ेगी, चाहे 10 साल लगे, चाहे 15 साल लगे। दूसरी बात जी, जो यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वो है, उसको देखते हुए एक दिन तो कोर्ट को भी इसमें आना ही पड़ेगा। आपको एक जानकारी दे दूँ कि हमने अपने माध्यम से, हमारी जो संस्था है उसके माध्यम से एक जो है रिट फाइल की हुई है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जी। वहाँ पे उन्होंने, जो भारत सरकार है
उनसे नोटिस भी जारी किया हुआ है और उसमें सवाल यही पूछा गया है कि जो संविधान की धारा 243 क्यू है, जो ये कहती है कि जो जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्रियल टाउनशिप होगा वहाँ पर इलेक्शन नहीं होंगे, लोकल बॉडी नहीं होगी जी। तो सवाल हमारा ये है कि क्या नोएडा प्राधिकरण उस 243 क्यू की परिभाषा में आता है या नहीं आता, क्योंकि हमारे अनुसार वो 243 क्यू की परिभाषा में नहीं आता, क्योंकि इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो होते हैं वो ऐसे शहर होते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री और उसमें रहने वाले जो वर्कर हैं और उसमें काम करने वाली लेबर, यही लोग उससे संबंधित वहाँ रहते हों। जैसे कि जमशेदपुर जी, जैसे कि जो गुड़गांव में मारुति की टाउनशिप बनाई गई थी, तो उनसे संबंधित जो लोग हैं अगर वही वहाँ रह सकते हैं तो नोएडा प्राधिकरण कहीं से भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप नहीं है। दूसरी बात, अगर आप इस तरीके के टाउनशिप्स बनाते जाएंगे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेवर, ऐसे तो आप पता नहीं 50-100 बना देंगे, तो क्या हर जगह आप हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को गला घोटेंगे? हर जगह जो देश दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है उसके अंदर छोटे छोटे गैर लोकतांत्रिक टापू बनते जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसके लिए कोर्ट को एक दिन और भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को एक दिन जागना होगा और इस चीज़ में जो बदलाव हम मांग रहे हैं वो पूरा करना होगा। आज नहीं तो कल तो करेंगे और हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उम्मीद है हमारी जो कोर्ट में मैटर है उसके जवाब देने में जो है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार हमारा साथ देगी। हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, हम चाहते हैं कि वो इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी इस बात को जो है हमारी जो जनता की जो मांग है यहाँ पे म्यूनिसिपल सिस्टम की जी, और या फिर एक इलेक्टेड बॉडीज़ की, या फिर ऐसा सिस्टम हो जो धीरे धीरे ट्रांसलेट हो जाए म्यूनिसिपल सिस्टम की। एकदम से ही नहीं कि हम क्या आज इलेक्शन करा दो, लेकिन धीरे धीरे जो है वो म्यूनिसिपल सिस्टम की तरफ चला जाए जहाँ पे जवाबदेही हो, जहाँ पे ऐसा ना हो कि राजनीतिकरण हो जाए। जवाबदेही हो, वहाँ पे सिस्टमेटिक सिस्टम हो, जनता वहाँ पे जाके सवाल कर सके। यहाँ पे नोएडा जैसे शहर में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, जज, पता नहीं कौन कौन, जो रिटायर्ड लोग हैं, युवा हैं, जो बहुत बदलाव करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी। जी, क्या उन लोगों के पास वो शक्ति नहीं है कि एक अधिकारी से ज़्यादा कि वो आके बैठ के यहाँ की समस्याओं को सॉल्व कर सकें? उनको कोई अधिकार है ही नहीं। लेकिन जो लोग 3 साल 2 साल के लिए यहाँ आते हैं, उन लोगों के लिए अधिकारियों को पूरी शक्तियाँ दे रखी है। वो एक बंद कमरे में हमारा फ्यूचर डिसाइड करके चले जाते हैं और उनके घरों में कई बार किलो के हिसाब से हीरे मिलते हैं, कभी करोड़ों रुपए मिलते हैं। आपको पता होगा किलो के हिसाब से हीरे मिले, बिल्कुल करोड़ों रुपए। जो साइकिल पे चलते हों अधिकारी अपने ज़िले में, यहाँ उनके घरों में मर्सिडीज़, BMW और फरारी भी मिली हैं। तो अगर उनको ही आपको बड़ा बनाना है तो मेरे ख्याल से तो ये लोकतांत्रिक जो अधिकार है हमारे, उनके सख्त खिलाफ है। तो नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ आपकी लड़ाई चलती रहेगी? बिल्कुल, लड़ाई हम लड़ते रहेंगे जब तक बदलाव आएंगे। और बदलाव ऐसा नहीं है कि आएंगे नहीं, बदलाव आ रहे हैं, आते जा रहे हैं। बहुत चीज़ों में हमने नोएडा प्राधिकरण को टेढ़े होते हुए सीधा किया है, बहुत चीज़ों को उनको जवाबदेह बनाया है। लेकिन फिर भी ये होता है कि हर सरकार में जो है पूर्ण रूप से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि राम राज्य ही आ जाए। बट ये है कि हम जैसे लोगों को प्रयास करते रहना पड़ेगा, कोशिश करते रहने से एक बदलाव जरूर होगा। ज़रूर। अच्छा, एक और आपको एक व्यक्तिगत सवाल कि आप वकालत किया आपने, फिर आपने पर्यावरण कानून में भी आपने डॉक्टरेट किए जी। तो क्या वजह रही? आपने वकालत भी की, फिर पर्यावरण से संबंधित फिर आपने डॉक्टरेट भी की, ये कैसे तालमेल? ये एक्चुअली क्या है कि LLB करने के बाद मैंने LLM कंप्लीट की। पहले कोशिश थी जुडिशरी में या सिविल में जाने की, ठीक है। लेकिन फिर जुडिशरी में मेरा ये हुआ कि मैं ऑलमोस्ट इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा। बट मैं जिसे कहते हैं कि यूपी में मैं या कहीं पे भी मेरे अंदर एक तब तक ये आ गया था, एक्टिविज़म घुस गया था। और एक्टिविज़म का कीड़ा जिसके अंदर घुस जाए वो फिर एक ऐसी जगह पे नहीं रह सकता जहाँ पे वो बंद के रह जाए। तो मैं फिर इसी लाइन में आ गया। बदलाव की कोशिश में नोएडा में रहना है ये मन बना लिया। और मैंने धीरे धीरे जब चीज़ें पढ़ी, देखी कि यहाँ बहुत सारी कमियाँ हैं। घर में हमेशा से मेरे दादाजी प्रधान रहे, पिताजी रहे, मम्मी रही, और बदलाव के लिए हमेशा उनको लड़ते हुए हमने देखा। तो मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे अभी भी जब मुझे इतनी सारी समस्याएं दिख रही हैं तो मैंने छोड़ मतलब बचपन से ही संघर्ष करते देखा है? संघर्ष करते हुए देखा है मैंने। तो मैं उस बदलाव के लिए लड़ने के लिए तैयार रहा। जहाँ तक बात है एनवायरमेंट लॉ की, पर्यावरण के बारे में मेरा एक विशेष लगाव था बहुत शुरू से जी। जब मैं 7वीं क्लास में था तब से हमारे गांव में पानी की जो नोएडा प्राधिकरण ने पाइपलाइन के माध्यम से पानी ले जाना शुरू किया। तो हमारे गांव में क्या होता था, पानी की जो टूटियाँ हैं उन पर लोग टूटी नहीं लगाया करते थे, ऐसे ही चलता रहता था।
6 घंटे 3 घंटे। तो मैं गांव में जाने लगा, मुझे बड़ा दुख होता था। तो मैंने बोला कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने कहा एक महानुभाव ने जवाब दिया कि ये कोई निकलते हुए अगर कोई जा रहा है प्यासा तो वो पानी पी लेगा, और पानी की टंकी चले जा रही है 3-3-6-6 पानी बह रहा है। तो बड़ा मुझे दुख हुआ। मैंने अपनी पॉकेट मनी से पैसे इकट्ठे करने शुरू किए। पिताजी प्रधान थे, तो उनसे कहा कि आप मेरी मदद करिए। गाँव में जो स्कूल है सरकारी, उसमें मुझे जो है बच्चों से मुलाकात कराइए। तो सरकारी स्कूल में गया, बच्चों के साथ मैंने मुलाकात करी, अपनी पॉकेट मनी से टूटियाँ लगवाई। लेकिन रोज़ रोज़ तो नहीं लगा सकता था, हर जगह नहीं लगा सकता था। तो वो जब बच्चों के साथ मेरा रहा, बच्चों के साथ बात हुई, बहुत दिन तक इसमें जो है कोशिश की मैंने, बच्चों के समझ में आई। उन्होंने अपने पापा मम्मा को समझाया, मम्मी पापा को, और धीरे धीरे गाँव में अपने आप लोगों ने टूटियाँ लगानी शुरू कर दी। तो ये मेरा शुरू से रहा पर्यावरण की तरफ। फिर मैंने देखा कि जानवरों का शिकार हो रहा है, चीते, हाथी। मुझे आरटीआई के दौरान एक बहुत बड़े पर्यावरणविद का फ़ोन आया था कि आपको जानकारी है कि यहाँ शेरों का शिकार यहाँ ऐसे ऐसे होता है। तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। अभी कुछ लोग कहते हैं कि आप यहाँ नोएडा में रह के क्या जानवरों के बारे में सोच रहे हैं। जब मैंने उसके बाद रिसर्च करना शुरू किया, हाँ, लोग कहते हैं तो कि आप जानवरों की लड़ाई भी लड़ते हैं जी, तो ये प्रेरणा आपसे मिली हुई है। तो मैंने जब देखा कि चाहे वो जानवर आप ये शिकार है, शौकिया हो रहे हैं या किसी मकसद से किए जाते हैं? देखिए, यही मैं आपसे बता रहा हूँ कि जब मैंने देखा, 2 तरीके की चीज़ें देखी मैंने, कि जो आपके नेशनल जो पार्क्स हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, या बिना उसके जंगल भी हैं जी, हर जगह शिकार हो रहा है जी। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर अगर शिकार होते तो वैसे और भी ज़्यादा शॉकिंग बात है, दुख की बात है। तो जब मुझे ये चीज़ें पता लगनी शुरू हुई तो मैंने आरटीआई लगानी शुरू करी कि पिछले 1 साल में, पिछले 2 साल में, पिछले 10 साल में कितने इन जानवरों का शिकार हुआ। और उसके लिए सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती थी WCCB से, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। WCCB एक बॉडी बनाई हुई है भारत सरकार के माध्यम से, जिसमें जो क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो वो डेटा रखती है अपने पास सारा। एक NTC है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सरकार ने बनाई हुई हैं जिनकी जनता को जानकारी भी नहीं है जी। हम उनको जानकारियों को मैंने एकत्रित करना शुरू किया। जब मेरे पास जानकारी आती थी तो मैं उसे स्टडी करता था, उसकी जो स्टेट वाइज एनालिसिस करता था। पहले मैं सिंपल मैंने जानकारी निकालनी शुरू करी, फिर स्टेट वाइज जानकारी, ईयर वाइज जानकारी। तो वहाँ जब जानकारी आनी शुरू हुई और हमने मीडिया का इसमें साथ लिया, मैंने मिनिस्ट्रीज़ को लिखा, पर्यावरण मंत्री को लिखा। जब मैंने देखा कि किसी एक राज्य में बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है तो वहाँ के राज्य के मंत्री को लिखा, मीडिया की हेल्प ली। मीडिया की इतना प्रेशर जनता को, क्योंकि जनता को भी जानकारी नहीं थी इसके बारे में, बहुत उसका प्रेशर बना जी। कई जगह पे उसका इतना इम्पैक्ट रहा कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, और बड़े दिल के भी करीब है मेरी ये, कि ये महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, और वहाँ पे जब मेरी ये आरटीआई बड़ी फेमस हो गई, वहाँ पे बाघ का शिकार सबसे ज़्यादा हो रहा था। तो वहाँ जो उनकी विपक्षी सरकार थी, एक अखबार था, राष्ट्रीय अखबार, उसने उस खबर को छापा, मेरी खबर को। तो वहाँ उनकी जो विपक्षी सरकार, जो वो थे विपक्ष, उन्होंने घेर लिया उद्धव जी को कि भाई सबसे ज़्यादा आप पे बाघ तक नहीं, राष्ट्रीय जो पशु है वो नहीं संभल रहा, सबसे ज़्यादा उसको मारा जा रहा है आपके राज्य में जी। तो उनको जब पूरी तरीके से घेर लिया, वो विधानसभा में बोल भी नहीं पा रहे थे, तो उन्हें पूरी एक पॉलिसी डिज़ाइन करनी पड़ी। और उसके 4 या 5 साल के बाद वो सबसे जो लोएस्ट कैटेगरी में आ गए। तो ये जो इस तरीके के बदलाव मैंने देखे, ये मुझे कहीं ना कहीं इसमें बड़े बेनिफिशियल लगे। एक एग्जांपल और मैं आपको दे देता हूँ जी। एक था आपका 1 हॉर्न राइनो, एक सींग के जो गैंडे होते हैं। बिल्कुल। एक सींग के गैंडे की जानकारी अगर मैं आपको आज दूँ कि एशिया में, बल्कि जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक जगह पाए जाते हैं, वो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। ठीक है। और वहाँ पे मैंने एक जानकारी निकाली कि भाई उसका कितना शिकार किया जाता नेशनल पार्क के अंदर। तो वहाँ एवरेज जो है 5 साल का मैंने एवरेज निकाला, और 5 साल में तकरीबन 100 के करीब का शिकार हो रखा था, 100 कुछ था, 22 के करीब ऑन एवरेज था। तो हमने ये बातें मीडिया के माध्यम से रखी, वहाँ के CM को लिखा, मंत्री जी को लिखा, पर्यावरण मंत्री को लिखा। तो वहाँ पर उन्होंने उसके तुरंत बाद 82 लोगों की स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स वहाँ पे लगाई, जिनके पास बंदूकें दी गई उन्हें, उसमें महिलाएं भी शामिल थी। एक टास्क फोर्स बनाई गई, स्पेशल टास्क फोर्स सिर्फ उस काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए, जहाँ पे अभी तक कुछ नहीं था, जहाँ 22 एक सींग के गैंडों का शिकार किया जा रहा था पर ईयर। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको सिर्फ सींग से मतलब है, वो ऐसे भी कर सकते थे, उन्हें बेहोश करें और सींग काट के चले जाएं, लेकिन उनको क्या है, एक गोली मारी
और सींग भी काट दिया और वो भी मर गया बेचारा। लेकिन उस ऐसा भी पॉसिबल था, बट उन्हें तो जल्दी जल्दी करना होता था शिकारियों को। जब ये SRPF लगी उसके बाद असम के मुख्यमंत्री ने उससे 3 साल बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जी कि अब जो शिकार है हो गया शून्य, अब जीरो चल जीरो। तो ये जो बदलाव है, अब काजीरंगा की वेबसाइट पे मेरा नाम आता है अभी भी। तो आपके छोटे छोटे प्रयास एक बहुत बड़े बदलाव लेके आए हैं जी। और अच्छा लगता है। लेकिन क्या आपको कभी धमकी भी मिलती है ऐसे काम करने के लिए? देखिए, ये तो हमें शुरू से ही, जैसे मेरे पिताजी जो हैं वो हमेशा से समाज सेवी रहे, उन्हें बहुत सारे धमकियाँ जीवन में ऐसी चीज़ें मिली। बट जो है बैकग्राउंड हमारा तो है वो थोड़ा सा ऐसा है कि हम राजपूत बिरादरी को बिलोंग करते हैं और हम जो है डरते नहीं हैं चीज़ों से। कई बार हुआ, कई बार जो है प्राधिकरण का एक मैटर था, उसमें मुझे जो है इनडायरेक्टली कहीं से फ़ोन आया था कि आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। और इसके अलावा भी शिकार के बारे में 1-2 जगह से आया कि आप ये किन चीज़ों में जा रहे हैं, ये लाइन आपकी नहीं है। बट मैंने कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि चीज़ों को अगर हम देखें कि बदलाव के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो बहुत सारे रुकावटें आते हैं। हमारे पिताजी कहते हैं कि अगर आप जा रहे हो रास्ते में और आपकी मंजिल है कोई कि मुझे वहाँ जाना है, एक मंजिल है आपकी, बीच में आपको झाड़ और ये चीज़ें मिलती हैं, पेड़ पौधे, आप उसमें, हमारे गाँव में होते झाड़ होते थे जिसमें इलझ जाया करते, गाँव की भाषा ही कहते हैं। जी जी। अगर उसमें हम इलझ गए तो भाई हम आगे अपनी मंजिल में नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये समस्याएं जो हैं वो हमेशा आती रहेंगी, आती हैं, आज भी आती हैं। बट अपना रास्ता हमें बनाना आता है और वो हम प्रयास करते रहेंगे। तो धमकियों से कभी डरे नहीं और आगे बढ़ते रहे? नहीं, धमकियों से डरना हमने सीखा नहीं, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। और अभी फ़िलहाल कोशिश है, हालांकि सरकार का साथ हमें इसमें नहीं मिलता है। मैंने अपने आर्म्स लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन लगाई हुई 2018 में, 2025 आ गई, आज तक सरकार चाहे कोई भी रही हो, बल्कि अभी तो एक ही सरकार तब से, बल्कि और आज तक मेरा लाइसेंस ग्रांट नहीं हुआ है, जबकि नेताओं को मिल जाता है। तो बड़ा ये मुझे तो बड़ा परिवार के अगर समर्थन की बात करें तो कितना साथ मिला हुआ है, या वो समझाते हैं कि अब छोड़ो? देखिए, अब मेरी शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं प्यारे प्यारे जी। तो वाइफ और मेरी मदर तो हमेशा थोड़ा बहुत प्रोटेक्टिव रहते ही हैं। हाँ। कि अब किन चीज़ों में आप लगे रहते हो, ये चीज़ें कहाँ से उठा के लाते हो। बट अब जिस लाइन पे मैं चल गया हूँ, मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि परेशानी भरी हैं, जिनमें बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती हैं। लेकिन कोशिश ये रहती है कि अब जो है मैं उन चीज़ों को टेकअप करता रहूं और बदलाव के लिए कई जगह ये भी हुआ है कि जैसे पहले क्या होता था कि हर जगह मुझे मीडिया की मदद लेनी पड़ती थी। अब क्या हो गया है कि अब मिनिस्ट्रीज से जब मेरे कांटेक्ट हुए कि भाई ये शिकायत करती हैं, तो अब क्या होता है कि मीडिया के माध्यम की बजाय हम डायरेक्टली मिनिस्ट्री या जो संबंधित अधिकारी उनसे बात करते हैं। तो क्या होता है कि आप मीडिया में आने से होता है कि बहुत सारी दुश्मनी बढ़ जाती है। हमें मतलब समस्या काम हो जाता है। अब हमें समस्या के समाधान से मतलब है। बिल्कुल। मुझे नाम कमाने से मतलब तो है नहीं, मेरे 4 अखबारों में नाम आएगा तो ही मुझे खुशी मिलेगी। मुझे मतलब है कि वो शेर चीते, मकसद है कि समस्या हल होनी चाहिए। समस्या हल होनी चाहिए। समस्या अगर हल हो रही है तो मुझे अखबार में छपने का कोई शौक नहीं है। नोवेरा जी आपकी एक संस्था है, इसका गठन किस उद्देश्य से किया गया था? नोवरा जो है ये भाई साहब संगठन हमारा 2017 में हमने बनाया। नोवरा का जो है पूरा नाम जो अगर कहा जाए, नोएडा विलेज रेजिडेंट एसोसिएशन जी। और नोएडा में 81 गांव हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं वो बहुत ही अलग टाइप की समस्याएं हैं, क्योंकि नोएडा के गांव जो हैं वो कहीं ना कहीं स्लम की तरह बन गए हैं। बहुत सारी पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप जैसे नोएडा अथॉरिटी अपने आप को कहती है जी। और इंडस्ट्रियल टाउनशिप में जो भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप है वो अपने आप के जो लेबर है उनके लिए जगह बनानी चाहिए, घर बनाने चाहिए। अब जनता जो उसमें काम कर रही है उनके लिए रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस देने चाहिए, जैसा कि नोएडा प्राधिकरण ने कभी किया ही नहीं है। वो सारी की सारी जनता रहती है गाँव में और वही गाँवों के अंदर सिविक इशूज़ बहुत बुरी तरह से स्थिति हो गई है। अगर सलारपुर, भंगेल, सदरपुर, छलेरा, इन गाँव में अगर आप जाने लग जाए, ममूरा में, बहलोलपुर में लाखों की आबादी यहाँ पे निवास करती है। जो ये ऑफिशियल नंबर है पॉपुलेशन के वो सब झूठ है। नोएडा के अंदर जो है गांव-गांव में इतनी आबादी है जितनी नोएडा की पूरी आबादी बताई जाती है जी। और जिस तरीके से वहाँ पे परेशानियाँ आई हैं उनके हिसाब से उनकी समस्या का निस्तारण एक तो वो ही नहीं हो रहा था, ऊपर से प्रधानी का सिस्टम भी समाप्त हो गया जी। कोई भी लोकल बॉडी कुछ नहीं है वहाँ पे। अगर उसका समस्या का निस्तारण करने के लिए कोई प्राधिकरण या कोई भी चीज़ बन जाती तो हम नहीं बनाते। हमने संस्था बनाई जो हमने देखा कि कोई अधिकार के लिए लड़ नहीं रहा है जी, एक ब्रिज बनने के लिए, इनकी समस्याओं को वहाँ तक पहुँचाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए,
आम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए। तो मैं एक बात करके इसे ख़त्म करूँगा। पहले पूरी बात जो है और इसमें इलाबोरेट मैं करना चाहूँगा थोड़ी देर में कि हमारे दर्शक कई लोग किसान जो हैं किसानों को कहते हैं कि भाई यहाँ पे तो बड़े अमीर लोग हो गए, इनको तो मुआवजा मिल गया, ये हो गया। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो शहर के लोग, मेरी कई बार शहर के लोगों से बात होती है, सेक्टर में रहने वाले लोग, तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, भाई आपने कहाँ रहते हैं आप? तो उन्हें बताते हैं हमने फ्लैट लिया हुआ है, हमने प्लॉट लिया हुआ है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि उसकी क्या वैल्यू है। कोई बताता है कि भाई 50 लाख, कोई 1 करोड़ रुपए। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी है? हाँ, हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। तो वो खेत हमारे भी हुआ करते थे। अब अगर उनके सर पे मैं बंदूक रख के ये कहूँ कि तुम्हारा 50 लाख का फ्लैट मुझे 10 लाख में रजिस्टर करो, तो क्या कर दोगे? और क्या ये सही है? तो वो मना करते नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यही तो हमारे साथ हुआ है कि नोएडा प्राधिकरण ने जो है इमरजेंसी लॉज लगा के हमारे खेतों को, हमारी ज़मीन को अधिग्रहित कर दिया। और रेट कौन डिसाइड कर रहा है? खरीदने वाला। बेचने वाले का इसमें कोई वो रोल ही नहीं है। यानी मैं अगर कहता हूँ मेरे खेत की कीमत 10 लाख रुपए है, तो अथॉरिटी कहेगी मैं तो 2 ही दूंगी, क्योंकि मेरा लॉ है और वो लेना पड़ेगा। इमरजेंसी क्यों है? इमरजेंसी क्लॉज क्यों लगा रहे हो भाई? इमरजेंसी क्लॉज जो आप लगाते हो वो युद्ध के दौरान लगा सकते हो आपको, या फिर वो रोड बनाने के लिए एलिवेटेड रोड आप उसे परचेज करके बिल्डर को दे रहे हो। तो फिर ये कैसे न्यायपूर्वक हुआ? आप सिंपल सी बात मुझे ये बता दे कोई भी व्यक्ति कि अगर नोएडा प्राधिकरण हमारे से जो भी चीज़ लेने के लिए कह रही है, या लीगली भी आप देख लो, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, मैं तो सारी बातें कानून के हिसाब से करता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि अगर 2 लोग बैठे हुए हैं, मैं और पवन जी बैठे हैं, आपने मुझे कोई चीज़ बेचनी है, मुझे आपसे चीज़ खरीदनी है, मैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा। मैं आपसे कहूँगा कि भाई मुझे 50 लाख रुपए में आपकी चीज़ पसंद है, आप कहेंगे नहीं मैं तो 55 में बेचूंगा। तो मैं अगर 55 में रेडी हूँ तो ही तो बेच सकते हैं आप, बिल्कुल, तभी मैं खरीद सकता हूँ। लेकिन नोएडा प्राधिकरण क्या कहती है? बंदूक रख के नहीं भाई देना पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं है तुम्हारे पास। तो ये जो चीज़ है, ये अन्याय हम लोगों के साथ हुआ, किसानों के साथ। ये तो सिंपल भाषा में अब समझ आ जाता है। बिल्कुल। तो ये इस तरीके की चीज़ें नोएडा में हुई। हमें ये बोला गया आपको बच्चों को, आपको जो आरटीआई के थ्रू मैंने ये भी चीज़ पूछी कि क्या जो यहाँ के छात्र हैं या जो बच्चे हैं उनको इसमें कुछ नौकरी या शिक्षा में कुछ मिलेगा? तो उन्होंने लिख के दिया अथॉरिटी ने खुद के 5% का आपको नौकरी मिलेगी, जो ये इंडस्ट्री आपके यहाँ स्थापित होंगी, हॉस्पिटल स्कूल्स में बच्चों को वो मिलेगा। में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उसके लिए कोई प्रोसीजर भी नहीं बना हुआ, कोई प्रोसीजर नहीं है, अब उसको इंश्योर ही नहीं कर सकते आप। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ हो रही हैं। शहर के लोगों को अपने अधिकारों को पता नहीं, RWS अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना, ये मुझे लगता है कि भगवान ने हमें जब जिम्मेदारी दी है तो अपने आप इसमें हम कोशिश करते हैं। कितना समर्थन मिलता है नोबरा को? ये नोबरा को समर्थन मिले ना मिले, हमें कभी समर्थन की ज़रूरत पड़ी भी नहीं, क्योंकि हम हमेशा चलते हैं फैक्ट्स के ऊपर, लॉ के ऊपर। कोई कानून की हमें जानकारी है, कोई अधिकार है हमारा, तो हम उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। समर्थन धीरे धीरे हमें मिलना शुरू हुआ, और अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, सब जगह अब हमारी बात पहुँचाई जाती है, सुनी जाती है। CO साहब ने हमें एक अपनी स्पेशल, नोएडा प्राधिकरण के CO साहब ने एक स्पेशल टीम बनाई, जिसमें हमें जो है वो मतलब एक तरीके से जानकारी देने के लिए, जो भी समस्याएं हैं उसके लिए आप पूरे गांव के लिए आप हमें एडवाइस करेंगे कैसे नोएडा के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में चीज़ों को बदला जाए। वो अलग बात है कि उस जो है काम को लेकर और प्राधिकरण कितना काम कर पाता है, ये अभी डाउटफुल है। एक तबके के लिए आप समाज सेवा करते हैं, उनके हित में काम करते हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिनको लगता है कि आप गलत कर रहे हैं, उसकी आलोचना भी करते होंगे। तो कैसा लगता है आपको? देखिए, मैंने जो भी कार्य किए, पहली बात तो जो भी समाज में गलत है या कोई चीज़ गलत हो रही है उसके खिलाफ ही करें, प्रैक्टिकल बातें करें। कई बार एक मैटर है जिस पे लोग मेरे खिलाफ रहते हैं बार बार, जो मैं यहाँ पे म्यूनिसिपल सिस्टम की डिमांड रखता हूँ, उसमें शहर के लोग हमारा साथ नहीं देते, ग्रामीण क्षेत्र के लोग देते हैं। अब धीरे धीरे शहर के लोगों को लगने लगा है कि ये ठीक कहता था आदमी, ज़रूरत है जी। और जब इन्होंने तानाशाही देखी नोएडा प्राधिकरण की, पहले नहीं लगता था कि यहाँ पे जो जैसे और ज़िले हैं वहाँ पे राजनीति होती है, पोस्टरबाजी होती है, ऐसा हो जाएगा। तो मैं इसके जवाब में ये कहता हूँ कि देखिए, सिंपल सी बात है कि आप अधिकारियों की तानाशाही को तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। नोएडा को मैं कहता हूँ कि ये एक तरीके से अधिकारियों का अभ्यारण्य है, सेंचुरी ऑफ ऑफिसर्स। जैसे यहाँ पे कोई अधिकारी को रोक टोक ही नहीं है, खुद
खुला चलते हैं अपनी मर्जी से, रूल बनाते हैं, बंद दरवाज़ों में कानून बनाते हैं हमारे बारे में। तो अब इनको धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगी है कि भाई यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, पूरे देश में लोकतंत्र है, तो मैं यहाँ पे क्या परेशानी अगर यहाँ पे भी लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। जी। और यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो असल में लोकतंत्र की स्थापना में एक नया बेंचमार्क स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे समाज सेवी है, एक अमित गुप्ता है नोएडा के अंदर जी। जो है सेक्टर 137 में है एक संस्था, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत सारे, पवन यादव जी, बहुत सारे लोग हैं अभी जो NP सिंह जी हैं या योगेंद्र भैया हैं जो भी लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत साइलेंटली भी काम कर रहे हैं जी। जो कि बदलाव के लिए हम लोग हैं, जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रिंस हुआ, ऐसे बहुत सारे लोग आपको नज़र आ जाएंगे जो NGO बना के या कैसे भी करके काम कर रहे हैं समाज के लिए। तो क्या हम लोग जो हैं वो बदलाव के लिए, जब यहाँ पे इलेक्शन आए या लोकल बॉडी आएगी, तो क्या हम लोग जो है मिलके इस शहर को एक आइडियल शहर नहीं बना सकते? क्या तब भी ऐसे अधिकारियों की ज़रूरत पड़ेगी जो जिनके घरों में एक किलो के हिसाब से हीरे मिले? तो ये हमारी लड़ाई है और इसके लिए लड़ाई हम लड़ते हैं। अच्छा रंजित जी, शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात की जाए, RTE राइट टू एजुकेशन, इसके क्षेत्र में क्या बदलाव देखे हैं आपने और क्या होने चाहिए? क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में कहते हैं एडमिशन मिलती ही नहीं गरीब बच्चों को, इसके क्षेत्र में इसमें बहुत बड़ा एक गैप है। RTE के थ्रू बहुत बार हमारे पास शिकायतें आती हैं, स्कूल जो हैं वो अपने आप ही मनमाने बच्चों को, मैं आपको बताता हूँ, मनमाने ढंग से तो करते ही करते हैं। अगर हम प्रेशर करवा के एडमिशन करा भी देते हैं ना कभी कभी जी, एक तो सरकार का सिस्टम ही है, मेरे को समझ में नहीं आता, आप कानून के हिसाब से करते नहीं है। एक बच्चे का जो है एडमिशन के लिए उसने अप्लाई किया, मैं एग्जांपल के रूप में 1-2 एग्जांपल आपको देता हूँ। अप्लाई किया RTE, उसका एडमिशन जो है घर से 300 मीटर की दूरी पे 3 स्कूल, वहाँ तो उसका एडमिशन दिया नहीं, 5 किलोमीटर दूर एडमिशन दे दिया उसको। अब वो बच्चा बेचारा गरीब बैकग्राउंड से, उसके पिताजी ड्राइवर, वो वहाँ से जा रहा है 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर, और वहाँ के जो स्कूल के ओनर हैं उन्होंने कह दिया नहीं भाई ये तो RTE एक्ट के तहत तो तू जो लिमिट है उससे दूर है, तुझे तो फीस की पेमेंट करनी पड़ेगी। जी। मजबूरी में उसे बार बार प्रताड़ित किया जाता है। एक एग्जाम्पल के रूप में बता दूं, एक बहुत बड़े स्कूल में एक बच्ची का एडमिशन हुआ, तो उस बच्ची ने के पिताजी का पहले ले नहीं रहे थे, हमने ज़बरदस्ती उनका एडमिशन, उनसे बात की कि भाई कैसे नहीं लोगे, एक्ट है, एक्ट के तहत काम आया, आपका कराना पड़ेगा। BSS से बात हुई, पहली बात तो क्यों करनी पड़ेगी बात, क्यों हमें प्रेशर बनाना पड़ा, मुझे समझ में नहीं आता। जब सरकार है, अधिकारी हैं, तो पहली बात तो बात ही नहीं करनी चाहिए। कानून बना है तो पहले तो उसके घर पे लोग पहुंच गए स्कूल से जी, तो आपकी जांच कर, उनको कोई अधिकार नहीं है जांच करने का, स्कूल के लोग जाके जांच कर रहे हैं घरों में लोगों के। उसके बाद दूसरी चीज़, भेदभाव। बड़े स्कूलों में RTE के तहत पढ़ने वाले बच्चों के साथ भेदभाव होता है, उन्हें नीचा दिखाया जाता है। कई बच्चे हमारे आसपास के गांव से हमें रिपोर्ट मिलती हैं कि उनको, उनके पेरेंट्स को अलग तरीके से जो है अलग से ट्रीट किया जाता है। कई बच्चों ने स्कूल छोड़े। तो आपका क्या सुझाव है, इसमें क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए, इसमें सिंपल सी बात यह है कि ना तो किसी भी तरीके की मनमानी स्कूल की चले, जो ये इस तरीके की अगर कोई भेदभाव की कोई भी शिकायत आती है, ये सरकार को निश्चित करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस तरीके की कोई भी घटना होती है तो कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो स्कूल को दी जाए। उनकी जो ये मनमानी चल रही है, स्कूलों की मोनोपोली जो चल रही है जी, इसको तोड़ा जाए। अधिकारी, ये जो बड़े वो हैं स्कूल के टीचर्स वगैरह, बल्कि इस बाबत में कोशिश हम लोग की है, हम भी जो है पेरेंट्स एसोसिएशन से हमारी बातें हो रही है कि हम मिलकर सब में लड़ाई लड़ें कि यहाँ तक मैंने देखा है कि जो प्रिंसिपल जैसे जो बड़े पद के हो रहे हैं बड़े स्कूलों में, वो पेरेंट्स से के अलावा किसी मिलने को भी तैयार नहीं है। एक बारी तो बल्कि मैं अपने भतीजी के लिए गया था तो उनके दादा को मिलने से मना कर दिया कि नहीं, सिर्फ मम्मी और पापा से मुलाकात होगी, और उन्हें अलग अलग कानून बता के उन्हें प्रताड़ित किया गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा मोनोपोली चल रही है स्कूलों की, पैसे की। जिस तरीके से कहते हैं ना कि भाई बहुत पैसा हो गया, बड़े बड़े स्कूल हो गए हैं, इनके पर कतरने बहुत आवश्यक हैं, और ये सरकार को और प्रशासन को करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर वही है कि हम लड़ाई लड़ी रहे हैं। कोशिश हमारी आएगी कि इन्हें जो है फिर सरकार का भी नाम इसमें ख़राब होगा ही होगा। रंजन जी, आप RTI एक्टिविस्ट हैं, तो आपके RTI से ग्रामीणों को क्या फ़ायदे मिले? देखिए, पहली बात तो एक तो मैं बहुत ही ज़्यादा जो है मल्टीपल इश्यूज़ के ऊपर RTI फाइल करता हूँ। ग्रामीणों के ऊपर मुझे जब लगा कि भाई ग्रामीणों के अधिकारों को एक तरीके से तवज्जो ही नहीं दी जा रही है, तब मैंने इसके बारे में शुरुआत करी। पब्लिक टॉयलेट्स से, गाँव के अंदर टॉयलेट्स नहीं बना रहे थे नोएडा प्राधिकरण,
तो हमने जब डिमांड कहानी हम सुनना भी चाहेंगे क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है ये जी, टॉयलेट क्रांति के जी। तो ये हुआ कि 2016 के करीब की बात है ये जी। तो यहाँ के सीईओ हुआ करते थे श्री आलोक टंडन जी। तो मैंने एक आरटीआई फाइल की कि भैया पब्लिक टॉयलेट क्यों नहीं बना रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, यहाँ पे मॉल्स के सामने यहाँ क्यों बना रहे हैं, यहाँ 2-3 जगह जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मॉल के अंदर तो ऑब्वियसली टॉयलेट्स होते हैं और आप रोड पे उसके सामने बना रहे हैं। तो उनका जवाब आया नोएडा प्राधिकरण का, और बड़ा ही अजीबोगरीब जवाब था ये। मैं भी पढ़ के एकदम हैरान हुआ कि ये कैसा जवाब दे रहे हैं। तो उन्होंने लिखा कि क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में एडवर्टीजमेंट का स्कोप नहीं है टॉयलेट के ऊपर, और हम सिर्फ और सिर्फ बीओटी टॉयलेट्स बनाते हैं, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, जिसमें कि पब्लिक टॉयलेट बनाने की जिम्मेदारी प्राइवेट किसी एजेंसी को दे देते हैं और वो अपने टॉयलेट बनाता है और उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट बेचता है, उसके पैसे से वो पब्लिक टॉयलेट को चलाता है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। तो ये बड़ी अजीब बात लगी हमें। तो हमने ये बात मीडिया के सामने रखी, आपके माध्यम से बड़े बड़े जो राष्ट्रीय अखबार हैं उन्होंने ये बात खबर छापी कि अंग्रेज़ी अखबार ने तो बड़ी अच्छी हेडिंग दी थी कि पब्लिक टॉयलेट्स नियर मॉल्स नन इन विलेजेस। और फिर हमने मुख्यमंत्री महोदय को ये पत्र लिखा, यहाँ के विधायक ने भी हमारा साथ दिया, श्री पंकज सिंह जी से हमने बात रखी कि जो पब्लिक टॉयलेट हैं वो एक जो है बेसिक डिमांड है। आप बार बार स्वच्छ भारत की बात करते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने ये अभियान भी चलाया हुआ है जी। तो आप अगर ये चाहते हैं कि जो है ODF हो, ओपन डेफिकेशन फ्री हो हमारा शहर, तो ये आप बात नहीं रख सकते कि नोएडा अथॉरिटी एक प्राइवेट बॉडी नहीं है, ये सरकार की बॉडी, ये सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से काम नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो हमने जब इस बारे में बात रखी और पूरा, बल्कि इनफैक्ट इसमें सीईओ महोदय बड़े नाराज़ हो गए। मुझे अखबार के जो हमारे बंधु हैं उन्होंने फ़ोन किया कि सीईओ साहब नाराज़ हैं, आपका नाम लिख दें, आपकी बात लिख दें क्या। तो मैंने कहा कि लिखो, बिल्कुल लिखो। सीईओ साहब हमारे 4 बार, मेरा पर्सनल तो कोई है ही नहीं, समाज के बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद ये चीज़ हुई और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो आज आप देखेंगे कि 81 गाँव में 100 से ज़्यादा पब्लिक टॉयलेट, और वही पब्लिक टॉयलेट हैं जो शहर में है, और ग्रेटर नोएडा में भी पब्लिक टॉयलेट बने। उसके बाद हमने ग्रेटर नोएडा के लिए भी डिमांड रखी। पब्लिक टॉयलेट की बात कर रहे हैं तो नोएडा में तो पब्लिक टॉयलेट तो बने, लेकिन वो ज़्यादातर बंद रहते हैं या उनकी हालत बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है, जो विषय है। जबकि नोएडा को स्वच्छता के लिए अवार्ड भी मिले हैं, लेकिन आप देखें तो गंदगी भरमार है। कैसे देखते हैं आप इसको? इसके पीछे देखिए, एक तो प्राधिकरण की नीति जो है ना वो सीईओ के हिसाब से चलती है जी। कभी कभी कुछ सीईओ होते हैं जिनका स्वच्छता के प्रति बहुत रवैया कड़क होता है, ज़रूरी होता है, वो चाहते हैं कि ये हो। कभी कभी थोड़ा सा ढिलाई हो जाती है। प्राधिकरण के अधिकारी भी आपको पता है, पहले सिटीजन चार्टर एक ऐप बनाई गई थी नोएडा प्राधिकरण के द्वारा, जिसमें आप शिकायत करो और उसका निस्तारण होता था। अगर नहीं करते अधिकारी निस्तारण तो उस अधिकारी के खिलाफ ही कार्रवाई होती थी। बड़ा अच्छी एक सिटीजन चार्टर, उसके लिए हमने बड़ी लड़ाई लड़ी और बड़ा स्ट्रांग हो गया था। वेबसाइट थी उसकी और उसमें एक ऐप भी बन गई थी। नोएडा प्राधिकरण कभी नहीं चाहता कि उसके अधिकारियों को कोई कंट्रोल कर सके। धीरे धीरे उसे इन्होंने डिविएट कर दिया। वो वेबसाइट गायब है, वो ऐप गायब हो चुकी है। अब क्या हो गया है कि आम आदमी शिकायत जब तक करता है और उसका निस्तारण जब तक करता है तब तक कितने महीने बीत जाते हैं जी। और हर कोई व्यक्ति ट्विटर पे या ऐसी जगह पे तो कर नहीं सकता। आम व्यक्ति जो पब्लिक टॉयलेट में जा रहा है वो व्यक्ति जो है बेचारा गंदे में जैसा है वैसी स्थिति में ही यूज़ कर लेता है। लेकिन स्थिति बहुत दयनीय है कई जगहों पे, और जहाँ हमें जानकारी मिलती है वहाँ की हम कंप्लेंट करते हैं। नोएडा में एक और इशू है, जैसा आपने बताया कि गंदगी का जो अंबार है। देखो सर, साफ बात यह है पवन जी कि एक हमारा शहर नंबर 1 पे मुझे तो लगता नहीं कि कभी आ पाएगा। उसके पीछे कारण बहुत ज़रूरी। तो ये अवार्ड जो मिला है इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अवार्ड जो मिला है वो मैंने ये तो बोला कि 10वें नंबर पे है तो 10वें से 9वें पे आ सकते हैं, पहले पे तो नहीं आ सकते। उसके पीछे कारण ये है कि जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो शहर को अपना नहीं मानते। अगर अपना मानने लग जाएंगे तो शायद शहर नंबर 1 पे आ जाएगा जी। कहानी क्या है कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप है। जो पहली बात, वो घूम के वो गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड, कि लोग जो हैं वो यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, थोड़े टाइम के लिए रह रहे हैं। किसी पे किराए में 2 महीने रह रहा है, कोई 1 महीने रह रहा है, कोई एक जगह है, कोई दूसरी जगह, कोई कहीं जा रहा है। तो जब तक उनका या तो परमानेंट आवास ना बन जाए, जिनका परमानेंट बन गया वो साफ़ सफाई के बारे में ज़्यादा सजग भी हैं जी। जिनका नौकरी पे भागना है सुबह 9 बजे, वापस आना है फटाफट, फिर थके हारे आए हैं, फिर सुबह को भागना है, वो लोग ज़्यादातर इसे अपना शहर नहीं समझते। सुबह उठते ही सारा कूड़ा कबाड़ा, जब तक गाड़ी का कौन इंतज़ार करेगा बाहर कहीं पे चलते चलते कहीं कूड़ा गृह भी बनाए थे। प्राधिकरण ने अच्छा काम किया था, यहाँ तारीफ़ होती है, हम नोएडा प्राधिकरण की तारीफ़ भी करते हैं, बट वो कहीं पे भी आज एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। सब जगह कूड़ा फिर से गिरने लगा है।
जो ये बड़े गांव हैं इनमें आप तो जाके क्या देख लीजिए। सारी जिम्मेदारी प्राधिकरण की है, आम लोगों की या ये तो नागरिक मैंने की बोला, जिम्मेदारी नहीं है? यही तो मैंने बोला कि हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं या जो यहाँ रहने वाले निवासी हैं, मैं हमेशा फंडामेंटल राइट्स की ही बात नहीं करता, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं सिर्फ उनकी बात नहीं करता, हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनकी बात भी करता हूँ जी। कि हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं या ग्रामीण क्षेत्र में या हम सबकी भी जिम्मेदारी। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में देख लो, समझाते समझाते हम लोगों से थक गए, गोबर को नालियों में बहा देते हैं, नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, पन्नियाँ डाल देते हैं जो सीवर है उनमें। तो है गलतियाँ, जिनकी गलतियाँ उनको बोला जाना चाहिए, मुंह पे बोलते हैं हम लोग जी। तो बहुत गलतियाँ है, जनता की खूब गलतियाँ हैं। नोएडा प्राधिकरण सब कुछ नहीं कर सकता। नोएडा प्राधिकरण की जहाँ गलतियाँ वहाँ उनकी गलतियाँ हैं, और यहाँ जनता की गलतियाँ उनकी भी। मतलब सबको अपनी अपनी ड्यूटीज निभानी होंगी। जी। अब बात करते हैं आरटीआई की। इसकी कुछ बारीकियां लोगों से साझा करें, दर्शकों से, ताकि उनको अगर किसी समस्या का समाधान के बारे में पता करना है या क्या चल रहा है, किस डिपार्टमेंट के अंदर जानकारी चाहिए, तो क्या बारीकियां होती हैं वो थोड़ा सा साझा कीजिए। जी, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं चर्चा करना चाहूँगा। ये बहुत एक ऐसा विषय है कि जो बहुत ही आसान है, लेकिन लोग इसको ना एक तरीके से समझिए कि इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बड़ा इसे समझते कि बड़ा मुश्किल है जी। लेकिन ऐसा है नहीं। आरटीआई जो कानून बना, सबसे पहली बात तो वो इन्फॉर्मेशन को जनता तक पहुंचाने के लिए कि जनता अपनी जानकारी ले सके। लोकतंत्र है हमारा, राजतंत्र नहीं है। जी। तो आम जनता जो है, जो रिकॉर्ड सरकार मेंटेन करती है, अगर वो कोई सीक्रेट नहीं है, पहले क्या होता था कि सीक्रेसी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोज किया जाती है। सीक्रेट है चीज़ें, सरकार जो कर रही है वो सब सीक्रेट रहे, लेकिन जो चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं जिनसे सरकार का कोई नुकसान नहीं होना, वो चीज़ें हम, या मतलब देश का कोई हित खराब ना हो, उन चीज़ों को हम आरटीआई के माध्यम से अब सरकार से पूछ सकते हैं, कोई भी रिकॉर्ड हो। आरटीआई लगाने के बहुत सिंपल से तरीके हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑफलाइन में तो सिंपल सी बात है, जैसे कि मैं एग्जांपल के रूप में बताता हूँ ताकि आसान हो जाए जी दर्शकों के लिए। सॉरी, कि ऑफलाइन में तो होता है कि आपने एक सिंपल A4 पेपर लीजिए और उसमें जो है जो भी संबंधित, जैसे मैं नोएडा प्राधिकरण के रूप में एक एग्जांपल दे देता हूँ, तो हम लिखेंगे कि भाई जो है संबंधित अधिकारी का नाम, आरटीआई जो होता है PIO के नाम डाला जाता है, जन सूचना अधिकारी को, जन सूचना अधिकारी PIO, सब्जेक्ट डालते हुए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जन सूचना अधिकारी, और उसमें जो है आप आरटीआई एक्ट के तहत 2005 के तहत जानकारी लेने के विषय में सॉरी, तो उसमें जो है आप सवाल अपने अलग आगे कर सकते हैं, भाई ये सवाल है मेरे, और मेरी ये सजेशन रहेगा दर्शकों को, जो भी सवाल आपको करने हैं वो रिलेटेड होने चाहिए, एक डिपार्टमेंट से संबंधित होने चाहिए, क्योंकि संबंधित अधिकारी को जब भेजा जाएगा तो वो 2 डिपार्टमेंट में नहीं भेजा जाएगा जिससे वो ज़्यादा रिलेट करता है। तो ये कहना है कि एक आरटीआई में सिर्फ एक विभाग से संबंधित ही चीज़ें पूछनी चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए, बिल्कुल जी। दूसरी बात, लास्ट में उसमें एक 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आता है जो कि हर पोस्ट ऑफिस पे उपलब्ध होता है। ठीक है। उसमें एक नंबर होता है, जैसे चेक में नंबर होता है यूनिक नंबर, आप उसमें लिखें कि ये पोस्टल ऑर्डर नंबर ये मैं साथ में कानून के अनुसार अटैच कर रहा हूँ, बिल्कुल, तो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। अब आप क्या करेंगे, इसे स्पीड पोस्ट कर दीजिए नोएडा प्राधिकरण के रजिस्टर्ड, बाय हैंड दे सकते हैं, बाय हैंड भी दे सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन किन बातों का ध्यान रखना, क्या नहीं पूछ सकते हैं और किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि हमें तो एक फॉर्मेट ही फॉलो करना चाहिए, क्या फॉर्मेट होता है आरटीआई का, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है कि आपको एक सिंपल फॉर्मेट है जो मैंने बताया आपको, जन सूचना अधिकारी के नाम लेटर, उसके विषय आरटीआई के तहत जानकारी दी जाए, ये जानकारी दी जाए। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर कहा कि कितने पब्लिक टॉयलेट पिछले 2 साल में नोएडा के ग्रामीण क्षेत्रों के 100 मीटर की परिधि में बनाए गए, ये मैंने पूछा। फिर मैं पूछूंगा इसमें से कितने पब्लिक टॉयलेट में पिंक टॉयलेट जो बनाए गए हैं वो बनाए गए। ठीक है, मान लिया मैंने सवाल पूछा, इनकी लागत क्या थी और इनकी क्या लागत थी, तो मैंने पब्लिक टॉयलेट के संबंध में ही पूछा। अब मैं अगर पूछने लग जाऊँ कि जो है नोएडा के अंदर कितनी जो पानी की टंकियाँ बनाई गई हैं प्राधिकरण द्वारा, तो वो इससे रिलेटेड नहीं है। अब हमने उसमें लिख दिया कि भाई ये जन सूचना जो है ये इसके साथ मैंने ये पोस्टल ऑर्डर अटैच कर दिया और आपने ये जानकारी रख दी। कभी भी जो सवाल हैं वो अलग अलग नहीं होने चाहिए, डायरेक्टली आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं, अथॉरिटी में जाके फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मान लिया मैं यहाँ से कहीं भेजना चाह रहा हूँ, मुझे ऑनलाइन नहीं करना है, तो मैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकता हूँ जी। सेकंड आ जाता है, अब ये तो हो गया आपका ऑफलाइन, ये किसी भी विभाग में आपको इस तरीके से आरटीआई फाइल करनी होती है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन आता है ऑनलाइन। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन, और बल्कि मैं आपको इसके बारे में डिटेल भेज दूंगा ताकि जो ये पॉडकास्ट है इसके नीचे वो लिंक भी आप शेयर कर दें। ठीक है। 2 लिंक होते हैं, 2-3 हर जगह के अलग लिंक है वैसे, बट हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो
मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके लिए RTI ऑनलाइन की वेबसाइट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। उसके अंदर आप अगर फाइल करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन जाइए, वहाँ पे प्रोफाइल बनाइए, जैसे फेसबुक की इन चीज़ों की प्रोफाइल बनती है, अपना लॉगिन आपकी ID प्रोफाइल बन जाएगी, वगैरह लॉगिन आईडी सब कुछ हो गया। फिर आप उसमें संबंधित विभाग मिनिस्ट्री में जाइए, सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आपकी एक बॉक्स होता है जिसमें आप सवाल लिख सकते हैं। वहाँ पे अगर आप BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो आपके पास BPL सर्टिफिकेट होता है, उससे अगर आप लगा देते हो तो 10 रुपये भी नहीं देने, वो फ्री हो जाता है। फिर उसके बाद आपने जो सवाल पूछा 1 2 3 4, मेरे ख्याल से एक RTI में 4 से ज़्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए, चाहे वो रिलेटेड भी हो तो भी। ओके। दूसरी बात, उसके बाद लास्ट में जब आप उसके बाद आगे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट विंडोज़ खुलती हैं, पेमेंट विंडो खुलती है। पेमेंट विंडो में आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड UPI भी आ गया, ऑनलाइन किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। ये आपने किया, ऑनलाइन आपकी RTI फाइल हो गई। ऐसे ही जी स्टेट गवर्नमेंट की यूपी की RTI पोर्टल, अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं UP RTI पोर्टल, दिल्ली RTI पोर्टल, वो तुरंत वेबसाइट आपको खुल जाएगी। उसके अंदर जो आपको नोएडा कोई भी जिला, अब क्या हो गया, इन्होंने थोड़ा चेंजेस कर दिए हैं कि अब पहले तो होता था कि पूरी की पूरी लिस्ट आ जाया करती थी, अब आ गया है प्राधिकरण या कमिश्नरेट या मिनिस्ट्री, इस तरीके से कर दिया गया है। तो अब आप उसमें से ईजी हो गया सेलेक्ट करना। आपको संबंधित PIO देखना है कि भाई कौन मेरे, जैसे आप मान लिया आपने पब्लिक टॉयलेट से संबंधित लगाई, तो आपको देखना पड़ेगा नोएडा प्राधिकरण ने और भी ज़्यादा डिवीजन ला दिया है। अब नोएडा अगर जाओगे, नोएडा नहीं आता उसमें, नवीन ओखला आता है। पहली बात, नवीन ओखला इंडस्ट्री टाउनशिप, पूरा नाम आएगा उसका। तो जब आप उसमें जाएंगे तो उसमें PIOs की इतनी बड़ी लिस्ट आ गई है। पहले तो होता था एक ही जन सूचना अधिकारी, वो आगे भेज, अब डिपार्टमेंट वाइज होगा। अब डिपार्टमेंट वाइज हो गए हैं। मतलब आपको जो है नोएडा की बिल्डिंग के बारे में अगर पूछना है कि इसका क्या स्टेटस है, भंगेल एलिवेटेड रोड के बारे में पूछना है, चिल्ला एलिवेटेड रोड के बारे में पूछना है, किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी लेनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिल्डर सेक्शन का PIO कौन, उनका नाम लिख के आता है कि ये बिल्डर, ये ENM, ये सिविल, ये हॉर्टिकल्चर, इस तरीके से। अब किसी ने RTI लगाई, उसका जवाब भी मिल गया, उसके बाद क्या? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे एक्टिविस्ट के रूप में मेरी जब शुरुआत हुई, तो मैं भी इसी सवाल से थोड़ा जूझा कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए। जी। तो पहली बात तो RTI के बहुत सारे आयाम हैं। RTI आपकी कोर्ट में भी एक्सेप्टेबल है एज एन एविडेंस। दूसरी चीज़, आप मीडिया के माध्यम से प्रेशर क्रिएट कर सकते हो बहुत हद तक। आप कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्राम के क्षेत्र का भी होगा अगर, तो अखबार उनके यहाँ पे आता है, और अखबार में हर जगह आप देखते हैं कि उसमें इंफॉर्मेशन लिखी होती है एडिटर की, जागरूक किया जा सकता है लोगों को कि इनको कांटेक्ट किया जा सकता है। अगर आप उन्हें ऐसी जानकारी भेजेंगे, उसकी जानकारी देते हुए कि क्या समस्या है, तो उसका अखबार में अगर चीज़ें छपती हैं। दूसरी चीज़, एक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, अगर मुझे कोई ऐसी जानकारी मिली है जो कि सरकार के संज्ञान में आनी चाहिए और अभी तक नहीं है, तो मैं उसकी शिकायत जन सुनवाई पोर्टल पे भी कर सकता हूँ, CP ग्राम्स पे कर सकता हूँ। CP ग्राम्स भारत सरकार का पोर्टल है, जिसके माध्यम से जो स्टेट बॉडीज़ हैं उनको जो सवाल है वो भेजा जाएगा। उसमें आप अटैच करेंगे सारी समस्या को, अपने RTI का जो जवाब है उसकी कॉपी भी अटैच करेंगे, और अपने सवाल को, या जो भी उसमें सवाल हो या कंप्लेंट हो, कुछ भी डाल सकते हैं। RTI में तो सिर्फ सवाल होता है, CP ग्राम्स पे आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो आप कंप्लेंट डाल सकते हैं कि भाई ये समस्या है, देखिए मेरे पास सबूत है, अब इसका निस्तारण आप करिए। उसमें भी 30 दिन के करीब का एक टाइम फ्रेम होता है जिसमें आपको उन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो वहाँ वो फंस जाएंगे, और बड़े अधिकारियों के पास जब आप लेके जाएंगे अपने सबूत, तो वो डिनाई नहीं कर पाएंगे कि आपकी समस्या का इलाज ढूंढना तो पड़ेगा उन्हें। जी। अच्छा, एक चीज़ और देखी जाती है कि लोग कहते हैं RTI का मिसयूज भी होता है, किसी को सताने के लिए, किसी अधिकारी को दबाव में लेने के लिए। क्या सच है ये? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है। ऐसे लोगों को मैंने देखा भी है, और वो RTI के थ्रू भी या NGT के थ्रू भी मैंने देखा है। मैंने NGT में रिसर्च किया है, कई लोगों से मुझे जानकारी मिली। लेकिन देखिए, ये फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं, हर जगह गलत तरीके के लोग आपको मिलेंगे। ऐसे लोगों की ना उम्र लंबी होती है, समाज सेवा में आएंगे या किसी भी चीज़ में जाके अगर वो गलत काम करना चाहें तो वो मेरे ख्याल से कर सकता है। लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है, और ऐसे लोगों के बारे में मैं ये डिनाई नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे सामने ऐसी चीज़ें हुई हैं जी, कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने RTI का गलत उपयोग किया, जिन्होंने NGT में झूठे केसेस फाइल किए, लोगों को ब्लैकमेल किया। ऐसे काम भी मैंने देखे हैं। तो ये चीज़ मुझे दुखी देती है कि हाँ, लोग सही चीज़ का भी इस्तेमाल गलत तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये तो दुनिया का नियम है कि हर चीज़ का लूप होल लोग निकाल लेते हैं, हर चीज़ का गलत इस्तेमाल लोग निकाल ही लेते हैं। एक्टिव NGO, जी, इससे भी जुड़े आप, ये क्या है? देखिए, एक्टिव NGOs जो है, ये 2020-21 में जब कोरोना काल था,
तब हमारे अशोक श्रीवास्तव अंकल हैं, आप जानते हैं उन्हें अच्छी तरीके से, नोएडा जानता है सब उन्हें, अशोक श्रीवास्तव जी नवरत्न फाउंडेशंस के अध्यक्ष, वो और मैं जो है बात करते थे फ़ोन पे, मिलते थे, कुछ लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश करते थे। तो हमने क्या देखा कि एनजीओज़ जो बनी हुई हैं नोएडा के अंदर, एनजीओज़ का शहर है, 100, 150, 200 एनजीओज़ हैं जी। अब सब काम तो अच्छा कोई कर रही है, कोई दिखावा करती है, कोई सच में बहुत काम कर रही है। तो हमने ये देखा, और लेकिन अलग अलग लाइन में है, कोई बच्चों के लिए, कोई महिलाओं के लिए, कोई शिक्षा का, कोई किसी चीज़ में। जी। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने देखा कि ज़्यादातर लोग एक दो जगह ही जा रहे हैं, जैसे मान लिया निठारी है या आसपास है, तो कोविड के दौरान एक ही जगह पे कपड़े बांट दिया, एक ही जगह पे खाना बांट दिया, एक ही जगह पे मास्क दे दिए, एक ही जगह पे सैनिटाइजर्स दे दिए। एक एनजीओ ने दिया, फिर दूसरी वहीं पहुंच गई, तीसरी पहुंच गई। तो एक वो नहीं था सिस्टम, और एक ही तरफ के लोगों का वो क्या होने लगा, लोगों ने वो रख रख के होर्डिंग करनी शुरू कर दी, कुछ ना तो बेचना शुरू कर दिया, मिसयूज होने लगा सोशल वर्क का। हाँ। तो हमने अशोक अंकल से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि एक ग्रुप बना लेते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे ये जानकारी हो जाएगी, आज अगर ये एनजीओ वहाँ जा चुकी है तो दूसरी जगह जाए, हम दूसरी या जगह हम वहाँ प्लान कर रहे हैं तो हम यहाँ ना प्लान करें, हम दूसरी जगह प्लान कर लें, जगह चिन्हित कर ली जाएगी, या किसी को ज़रूरत है तो वो लिख दे भाई इस जगह पे इस चीज़ की ज़रूरत है, दूसरा व्यक्ति वहाँ मदद की जाएगी। वहाँ शुरुआत हुई तो हमारे साथ 40-45 एनजीओ हमने जोड़ ली, वो ग्रुप बना दिया व्हाट्सएप ग्रुप मैंने, और अंकल और हमने जोड़ ली, 40-45 एनजीओ थी। वो कोविड काल के दौरान बहुत चीज़ें उसमें काम आई हमारे। हमने अलग अलग जगह को टारगेट किया, प्रॉब्लम्स, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत थी, कहीं पे एक जगह तो झुग्गियों में आग लग गई थी, पता नहीं वो बड़ा काम आया। कई जगह पे जहाँ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते थे, हमारे जो ग्रुप के लोग थे वो चले जाते थे, अलग अलग एनजीओज़ के लोग। इसमें किसी पे कोई दबाव नहीं कि भाई ये कोई हम अध्यक्ष बन रहे हैं, कुछ बन रहे हैं। मैं और अशोक जी हम दोनों उसके एडमिन हैं बस। उसके बाद धीरे धीरे वो एनजीओज़ में और लोगों की रिक्वेस्ट आने लग गई, होते होते आज वो तकरीबन 125 एनजीओज़ हैं हमारे साथ। छोटी एनजीओज़ भी हैं जिसमें 4 लोग काम कर रहे हैं, ऐसी एनजीओज़ भी जो बच्चों को पेंसिल, शार्पनर, इस टाइप की चीज़ें देती थी। ऐसी एनजीओज़ भी थी जिनके पास पैसा भी था, CSR फंडिंग भी आ रही थी, लेकिन उनके पास लोग नहीं थे उसको स्पेंड करने के लिए। अलग अलग टाइप के एनजीओज़ ने मिलकर कोलैबोरेट करना शुरू किया। हमने कहा भाई आप एक दूसरे को मिलो, जानो, एक दूसरे को काम को इसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए जी। हमने मीटिंग शुरू कर दी है, जैसे बिज़नेस वालों की मीटिंग होती है ऐसी हमने एक्टिव एनजीओज़ की मीटिंग कर दी। बड़े अजीब अजीब से नाम थे हमारे, तरबूज पार्टी, उसमें हमने तरबूज सब लोगों से एक तरबूज मंगवाया, वो तरबूज खाया हमने बैठ के। एक दिन आम पार्टी हुई एक बार। इस तरीके से हम मिलते एक दूसरे की, एक गेट टुगेदर हो जाता है और शहर की समस्याओं पे चर्चा हो जाती है। शहर की ही नहीं, जो काम जो संस्था कर रही है वो अपने बारे में बताती। दूसरे एनजीओ ये समझती कि भाई ये इसके साथ मैं कैसे कोलैबोरेट कर सकता हूँ, कैसे अपने इम्पैक्ट को बढ़ा सकता हूँ। जी। अब जो एनजीओ छोटी थी, अच्छा कैसे CSR, जो लोग एनजीओ CSR भी लेती हैं, कुछ जो ले रही हैं वो अपने बारे में बताती है, भाई हम इनसे ले रहे हैं, आप हमारी हेल्प करिए। पुलिस के साथ किसी का कोलैबोरेशन है, अभी नोएडा पुलिस के साथ कमिश्नरेट ने कई सारे कार्यक्रम करे। हमारे एक्टिव एनजीओज़ के ज़्यादातर जो 5 या 6 एनजीओज़ थे, वो सारे हमारे एक्टिव एनजीओज़ से हमने डिटेल्स उन्हें दी, उनके साथ मिलकर पूरा हज़ारों छात्राओं के लिए कार्यक्रम हुए जी। वो हमारे ग्रुप के लोगों ने किए। क्या हुआ कि अब आपस में सब कोलैबोरेट होते गए, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने लग गई। अकेले कोई काम करेगा और ग्रुप में काम करेगा तो उसमें तो फ़र्क होता ही है। जी। हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, हम शेयर कर देते हैं, लीजिए भाई ग्रुप में हमने करा। किसी कोई जैसे अब एक हमारे महानुभाव थे, वो पॉडकास्ट ही करते थे आपकी समाज सेवा की बातों को रखने के लिए, तो उन्होंने उस ग्रुप के लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, एक अखबार में छापने लगे उनकी खबरों को, तो लोगों को अपने आप ही उसका बेनिफिट नज़र आने लगा। और जो ग्रुप में कोलैबोरेटिव जो इन्फ्लुएंस थी, जो कोलैबोरेट करने से, एक दूसरे जुड़ने से जो चीज़ें बदली, जो पहले साइकिल दे रहे थे, जो पहले पेंसिल और किताबें दे रहे थे बच्चों को, उनके पास फर्नीचर आने लगा, उनके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी आने लगी जो कभी नहीं आई। जो सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों के साथ या महिलाओं के साथ कार्य कर रहे थे, उन्होंने पूरे स्कूलों के साथ काम करना शुरू कर दिया। जी। अधिकारियों ने सुनना शुरू कर दिया, अधिकारियों के साथ बैठ के काम, सामाजिक हित के कार्य होने लगे। बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए जो हर बार हमने देखा। कुछ ऐसे एनजीओज़ हैं जो डांस, म्यूज़िक, कल्चर में बहुत आगे हैं, उन्होंने दूसरी एनजीओज़ का साथ देना शुरू कर दिया, उनके कार्यक्रम होने लगे। बहुत सारे सुखद बदलाव एक्टिव एनजीओ से हुए और होते जा रहे हैं हमारे पास। भाई साहब अब आज भी एनजीओज़, अब पूरे नॉर्थ इंडिया से बल्कि इन्फेक्ट होता है, बहुत सारी एनजीओज़ बाहर की आ गई हैं, ऐसे लोग भी जो जुड़ना चाहते हैं हमसे।
एनजीओज में ज़्यादातर प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन रहता है। हमारे इसमें कोई कंपटीशन नहीं है और हमने कभी होने भी नहीं दिया कि कोई अध्यक्ष कुछ नहीं है, सब बराबर है। और इसमें सब लोग अपना आराम से जो है, हमारे पास 5 से 10 पेंडिंग लोगों की लिस्ट रहती है कि वो आना चाहते हैं और हम पहले उनको चेक कर लेते हैं, भाई इनका कोई ऐसा तो नहीं है कि अपने फ़ायदे के लिए आ रहे हैं, गलत उसके लिए इंटेंशन के लिए, नाम के लिए आ रहे हैं। विवादित तो नहीं, हमें चाहिए जो आदमी काम करने के लिए आ रहा हो, बस एक्टिव ही हो, साफ छवि के लोगों की एंट्री है। जी, हमने बहुत लोग निकाले अभी। अच्छा, रंजन तोमर को लोग आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में जानते हैं, आप सोशल वर्क भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वेशभूषा देख के लगता है कि आप राजनीतिज्ञ भी हैं। देखिए, राजनीति में कितना इंटरेस्ट है आपका? हमारे पिताजी का नाम है बजीत सिंह तोमर, बजरंगी जी, बजरंगी जी के भक्त हैं जी। और बजरंगी जी किनके भक्त थे? भगवान राम के। भगवान श्री राम के। जब हमारे राजा भी जो हैं वो भगवान राम भी राजा रहे, लोकतंत्र का जो कहते हैं कि बेसिक जो चीज़ें हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है। तो क्यों हम जैसे लोग, आम लोग जो बदलाव के लिए लड़ाई लड़ रहे इतने समय से, और मैंने अपने आप के अंदर झांक के भी देख लिया, मुझे गलत टाइप का इंसान नज़र नहीं आया। जब मुझे अपने अंदर एक अच्छा इंसान लगा और मुझे दिख रहा है कि एक लोकतंत्र है, देश को आगे बढ़ाना है, उसके लिए लड़ाई लड़नी है जी, और मैं बदलाव ला सकता हूँ बिना पॉलिटिकल पावर के भी, आज मैं बदलाव लाने की कोशिश कर चुका हूँ। तो अगर पॉलिटिकल पावर आती है तो वो गलत नहीं है। अगर मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ने की कोशिश करूँगा। जब मुझे लगेगा कि सही मौका है, सही समय है, चुनाव भी लड़ेंगे और कोशिश रहेगी कि जो है पॉलिटिक्स को बेटर बनाया जाए शहर के लिए। ये मान लिया जाए कि आने वाले भविष्य में आप विधायक सांसद के रूप में भी जनता की सेवा करते दिखाई देंगे। अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर कोशिश करेंगे। विधायक सांसद की पावर, विधायक सांसद अगर समझ जाए हमारे देश में, जी, क्योंकि मैं लॉ पढ़ चुका हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें पे रिसर्च किया है। एक विधायक की जो शक्ति है वो किसी कैबिनेट सेक्रेटरी से भी ज़्यादा होती है। जो बहुत सारी पावर को समझ ही नहीं पाते, वो सोए हुए जैसे कहते हैं कि भाई शक्ति की जानकारी नहीं है जी। तो अगर एमएलएस को अपनी शक्ति का अंदाज़ा हो जाए तो बहुत सारी चीज़ों का समाधान एमएलएस कर सकते हैं। सिर्फ पॉलिटिक्स करना या सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को जिताने का प्रयास अगर आप करते रहोगे, या रैली ही निकालनी है, या सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें होनी है जो कि आपको बेनिफिट करे सरकार को या वोट देने में, तो ऐसा एमएलए तो मुझे बनना नहीं है। अगर मैं कुछ बदलाव करने लायक काम कर सकूं और ऐसा मुझे मौका मिलेगा तो मैं 100% आप उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, कवर कर चुके हैं। बिल्कुल। चलिए रंजन जी, आपने आरटीआई से जुड़ी हुई बारीकियों से दर्शकों को अवगत कराया, ठीक है, जीवन के कुछ अनुभव साझा किए, आपने कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। मैं एक मिनट और लेना चाहता हूँ जी, कि आपके जो साथ बैठ के और यहाँ पे पहले चाय की चुस्की ली और फिर आपके साथ इतनी सारी बातें साझा हुई जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे एडिटर यहाँ पे हैं वो कोशिश करें कि इसकी जो आरटीआई की लगाने की जो मैंने जानकारी साझा करी जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे अलग से कट करके लाया जाए ताकि जनता तक पहुँचे। मेरा प्रयास हमेशा ही रहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविस्ट बन जाएँ और यहाँ पे मेरी ज़रूरत ही ना हो, मतलब एक क्रांति आ जाए, बदलाव हो। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से कहना चाहूँगा, देखते रहिए PNI टॉक।